Hello and welcome all of you. So let's start with our daily analysis of the Hindu newspaper dated 26th of March. So on the first page there are certain news which we are going to discuss. So the first news is in hill station point and shoot plastic. So what is happening here? Uttarakhand is implementing a QR code based project to prevent littering the Char Dham route with plastic bottles and पैकेट्स. सो यहाँ पे उत्तराखंड गवर्नमेंट और एक हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है रीसाइकिल, उनके बीच में कोलैबोरेशन हुआ है. और कोलैबोरेशन किस लिए हुआ है? रीजन बीइंग कि आज हम हमारे देश में देख रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं उसमें जो प्लास्टिक है उसका अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है. और प्लास्टिक में भी जो उसमें सबसे डेडली हो जाता है दैट इज सिंगल यूज प्लास्टिक. सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अभी जिस तरीके से जो हमारी चार धाम यात्रा है उत्तराखंड स्टेट में उसकी शुरुआत होने वाली 22 अप्रैल को, तो इसी की वजह से यहाँ पर जो उत्तराखंड की जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है और हैदराबाद बेस्ड कंपनी के बीच में कोलैबोरेशन यहाँ पर हुआ है. ये कोलैबोरेशन क्या बोलता है? बेसिकली अब होने क्या वाला है कि सपोज क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट हो चुके हैं और जिस तरीके से यहाँ पे चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है अगले महीने से, तो इसी की वजह से वहाँ पे हम देखते हैं कि जब बहुत सारे टूरिस्ट कहीं ना कहीं जाते हैं या पिलग्रिमेज जाते हैं ऐसे प्लेसेस पे, तो फिर क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है कह सकते हैं कि वेस्ट जो है वो इकट्ठा हो जाता है. तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऐसा पहली बार नहीं किया, पहले भी हमने देखा कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने किया था और इस बार फिर से इसकी शुरुआत की गई. दैट मीन्स इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि सपोज आपने क्या किया, आपने कोई पानी की बोतल ली है, ठीक है, या सिंगल यूज प्लास्टिक कुछ भी खरीदा, तो आप क्या करिए एक क्यूआर कोड के थ्रू उसको स्कैन करिए. आप जब उसका पेमेंट करो तो आपको एक एडिशनल पेमेंट यहां पे करना पड़ेगा. फिर जब आपकी पूरी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी तो फिर क्या होगा, वो जितना भी पैसा था जो आपके द्वारा स्कैन किया गया वो आपके द्वारा जो ओवर एंड अबव एमआरपी दिया गया वो आपको फिर से रिफंड हो जाएगा. अगर हम बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इश्यूज जो है या सिंगल यूज प्लास्टिक का जो यूसेज है, जैसा मैंने अभी आपको बताया बहुत डेडली है, जितना ज़्यादा यहाँ पे इसका यूसेज बढ़ रहा है, तो उसको रोकने के लिए, उसको रिसाइकिल करने के लिए केवल गवर्नमेंट को नहीं बट इवन वी एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हमको इंडिविजुअल लेवल पे भी यहाँ पे बहुत अवेयर रहने की आवश्यकता है. और गवर्नमेंट के द्वारा या ऑन एन इंडिविजुअल लेवल ऐसे कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे चलाए जा रहे हैं एनजीओज के द्वारा, तो उसमें बहुत बढ़ चढ़ के यहाँ पे हिस्सा लेना चाहिए. तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया है और कहीं ना कहीं इससे जो ओवरऑल हमारे जो कमिटमेंट्स हैं, इंडिया विल गेट नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय द ईयर 2070 और बाकी जो हमारे कमिटमेंट्स हमने किए, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव जी ने, तो ये तभी पॉसिबल है जब कलेक्टिव एफर्ट सभी के द्वारा लिए जाएंगे. और उसी की तरफ एक बहुत अच्छा पहल यहाँ पे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यहाँ पर लिया है. चलिए नेक्स्ट न्यूज, दो पॉलिटिकल बट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. दैट गवर्नमेंट प्रेस्ड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन आउट ऑफ पैनिक सेज राहुल गांधी. सो अभी हमने कल के हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि बेसिकली यहाँ पर सिचुएशन क्या हो रही है. सिचुएशन बेसिकली ये हुई है कि लोकसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी से और फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट जो रहे दैट इज श्री राहुल गांधी जी, उनको लोकसभा सेक्रेटरीट की साइड से की तरफ से एक यहाँ पर पत्र आता है और उस पत्र में लिखा गया कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. अब राहुल गांधी जी ना तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उसकी वजह से उसके बाद देखा जैसे ही यहाँ पर न्यूज़ आई तो उसके बाद बहुत सारी जगह हमने देखा कि भारत के अलग अलग कोनों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग स्टेट लेवल पे अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स यहाँ पे कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स यहाँ पर कर रहे थे. उसी बीच कल क्या हुआ कि श्री राहुल गांधी जी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर कहीं कन्वीन करी. उसमें राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर श्री भूपेश बघेल, देन केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, बाकी सारे लीडर्स, अभिषेक मनु सिंघवी जी, ये सब यहाँ पे मौजूद थे. यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, राहुल गांधी जी ने टारगेट किया किसको, करंट गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को, मोदी गवर्नमेंट को, और उनके रिलेशंस जिस तरीके से अडानी ग्रुप के साथ रहे हैं ऐसा राहुल गांधी जी का मानना है, उसको यहाँ पर उन्होंने हाईलाइट किया. उनका ये भी मानना था, राहुल गांधी जी ने अपना जो लगभग 30 मिनट्स तक ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चली जहाँ पे एंड में क्वेश्चंस भी पूछे गए बाय डिफरेंट जर्नलिस्ट, तो उसमें ये भी एक सबसे बड़ी हाईलाइट रही कि उन्होंने ऐसा बोला कि 20,000 करोड़ का जो एफपीओ लॉन्च किया गया था ये बेसिकली पैसा लोगों का नहीं, एक शेल कंपनीज के द्वारा, जो अडानी जी की शेल कंपनीज है अलग अलग जगह टैक्स हेवन कंट्रीज में, वहाँ से वो पैसा आया. तो ऐसे बहुत से एलिगेशन चल रहे हैं. अगर कांग्रेस की बात करें तो इवन देयर सर्टेन अपोजिशन रिलेटेड पार्टीज जो है उनको काफ़ी सपोर्ट कर रही कांग्रेस को कि ये गलत है. और ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी जी पिछले कुछ समय से सरकार को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं इन दिस अडानी रिलेटेड इशूज़, और ये अडानी हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट जब से बाहर आई है, तो ऐसे में यहाँ पर उनको टारगेट करके उनकी आवाज़ को रोकने के लिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है. और ऑन द अदर हैंड व्हाट बीजेपी इज ट्राइंग टू से, या बीजेपी अपनी बात किस तरीके से रख रही है, बीजेपी का कहना है कि ये तो कानूनी प्रक्रिया है, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप है ही नहीं,
अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसके लिए डेफिनेटली आपको सजा होगी, और यही कुछ हुआ। इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। बेसिकली हुआ क्या है कि जब 2019 के लोकसभा इलेक्शन चल रहे थे तब राहुल गांधी जी के द्वारा कर्नाटका में स्टेटमेंट दिया गया अगेंस्ट मोदी कम्युनिटी कि हमारे देश में जितने भी चोर हैं उनका संडे मोदी ही क्यों होता है। तो उसके बाद मोदी जो एक ओबीसी कम्युनिटी है जिससे रिलेटेड जो काफ़ी लोग हैं वो बहुत आहत हुए थे, और उसके बाद एक गुजरात के ही एमएलए है, सूरत से आते हैं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक पिटिशन फाइल करी थी इन द सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फिर ये पूरा इशू यहाँ पर चल रहा था। राहुल गांधी जी को कोर्ट के द्वारा बार बार बोला गया कि अगर आप इसमें माफ़ी मांग लेंगे तो हम इसको यहाँ वापस रफा दफा कर देंगे, बट उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया और फाइनली उनको 2 साल की सज़ा दी गई। उसके लिए जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये कहीं ना कहीं अपील ऑलरेडी दायर करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ अब तो उनकी लोकसभा की सेक्रेटरीट के द्वारा जिस तरीके से पत्र आया था तो उनका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना भी कहीं ना कहीं अब उनको हटा दिया गया। ये किस तरीके से हुआ, दैट इज अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जो क्या बोलता है कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 2 साल या उससे ज्यादा की अगर सजा हो जाती है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 ऑफ आरपीए इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई पर्सन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उसको 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो लोकसभा के पास, सचिवालय के पास ये अधिकार है कि उस पर्सन को उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है या फिर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। चलिए अब आ जाते हैं थोड़ा इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज पे, इसी पेज पे। चलिए, सो व्हाट द टाइटल ऑफ द न्यूज सेज, बी विजिलेंट अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट हाइक्स, मिनिस्टर टेल्स बैंक्स। सो यहाँ पे हमारी जो ऑनरेबल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमण, उन्होंने हमारे देश के बहुत सारे पीएसयूज और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनसे मुलाकात करी। इस मुलाकात का सबसे बड़ा मायना यहाँ पर ये रखा जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय से जिस तरीके से वर्ल्ड के, विश्व की, अगर मैं यूएस की बात करूँ या स्विट्जरलैंड की बात करूँ, बड़े बड़े बैंक्स की स्थिति बहुत खराब है। इवन यूएस के तो कुछ बैंक्स बिल्कुल बैंकरप्टी हो चुके हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम सिलिकॉन वैली बैंक है जो 1983 में एस्टेब्लिश हुआ था और उसका पर्पज ये था स्टार्टअप, जो टेक रिलेटेड स्टार्टअप से उनको पैसा देना। और वहां पे सिचुएशन बेसिकली क्या हुई, बैंक रन की सिचुएशन हुई। बैंक रन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे बहुत सारे डिपॉजिटर्स बैंक में पहुंच जाते हैं अपना पैसा लेने, और अगर बैंक उस सिचुएशन में अपना जो उनके द्वारा जो डिपॉजिटर्स के द्वारा जो पैसा यहां पर डिपॉजिट कराया गया उसको अगर रीपेमेंट नहीं करती तो लोगों के मन में एक डर आता है, और वही सिचुएशन यहाँ पे जो सिलिकॉन वैली बैंक के साथ यहाँ पर हुई। उसके बाद उसी का इंपैक्ट हमने एक और बैंक के ऊपर देखा, दैट इज न्यूयॉर्क सिग्नेचर बैंक, वो भी यहाँ पर दिवालिया हो गया। और आज की स्थिति में स्विट्जरलैंड का जो बैंक है दैट इज क्रेडिट स्विस, उसकी भी स्थिति खराब है। सो यहाँ पे इसी चीज को देखते हुए यहाँ पे जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने यहाँ पर एक मीटिंग कन्वीन करी और ऑलरेडी बैंक्स को निर्देश दिए कि जिस तरीके से जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स हो रहा है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसकी बात करी। रेपो रेट करंटली 6.50% यहाँ पे चल रहा है, तो उन सबको हाईलाइट किया और बोला कि बी विजिलेंट, मतलब ध्यान रखेंगे किस तरीके की सिचुएशन चल रही है इन द इंटरनल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, इवन वर्ल्ड में क्या चल रहा है, उस हिसाब से आप पूरा जो आपका बैंकिंग सेक्टर में जो चल रहा है उसका ध्यान रखें। अदरवाइज सिचुएशन बहुत कहीं ना कहीं, अगर कुछ बैंक्स का यहाँ पर जिस तरीके से स्थिति खराब हो जाना, वो अपने आप में सिचुएशन दिखाता है कि स्थिति बहुत खराब है। सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज़। ये जहाँ पे क्रेडिट स्विस और बाकी जो सारे बैंक्स हमने डिस्कस किए, सिलिकॉन वैली बैंक, न्यूयॉर्क सिग्नेचर बैंक, उन सबको हाईलाइट यहाँ पे किया गया। देन अनदर ग्रेट मूव बाय इलेक्शन कमीशन, दैट इज ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट राहुल द्रविड़ अमंग कर्नाटका पोल आइकन। सो एज वी आर ऑलरेडी अवेयर कि इस साल हमारे देश में 9 राज्यों में चुनाव है, तो 3 राज्यों में ऑलरेडी इलेक्शंस हो चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, कर्नाटका में यहाँ पे अप्रैल मंथ में चुनाव होने, तो चुनाव होने, तो इसी को देखते हुए, क्योंकि हर बार हम हमारे देश में देखते हैं कि जो एलिजिबल पॉपुलेशन है वोट के लिए और जो वोटर टर्नआउट रेशो होता है उसमें बहुत डिफरेंस रहता है। दैट मीन्स अगर मैं 2019 का लोकसभा इलेक्शन की बात करता हूँ तो आउट ऑफ 100 अगर 100 लोग एलिजिबल है वोट करने के लिए तो मात्र 65 से 66 लोगों ने, 65 to 66 लोगों ने ही वोट किया। दैट मीन्स जो 2/3 पॉपुलेशन ने ही हमारी यहाँ पर सरकार चुनी। सो इसी वजह से बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे जो वोट करने नहीं जाते या फिर वोट नहीं कर पाते। नहीं कर पाने का रीजन हो सकता है कि शायद वो दूसरी सिटी में हो, दूसरी सिटी में जगह पे जॉब कर रहे हैं, इस वजह से उनका आना पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कर्नाटका की जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसने यहाँ पर इसको इनिशिएट किया है, और जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जो मंजमा जोगती जी है, जो पद्मा अवार्डी भी है, और रामनाथ कोविंद जी जब हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट थे, जब उन्होंने उनको पद्मा अवार्ड दिया था, और उसके साथ साथ राहुल द्रविड़ जो हमारे कह सकते हैं क्रिकेट के जो हमारे कोच भी है इंडियन क्रिकेट टीम के, और उसी के साथ साथ ज्ञानपीठ अवार्डी चंद्रशेखर कांबर, डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट अश्विनी अंगाडी एंड पैरालंपियन एथलीट गिरीश गौड़ा, इन सबको क्या बना दिया है, पोल आइकन ऐसे बना दिया है, क्योंकि इन लोगों की, इन
पीपल की फेमस, दीज पीपल आर फेमस पर्सनालिटीज और इनकी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। तो उससे क्या होगा, इनके द्वारा अगर मोटिवेट किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, तो अल्टीमेटली जो कर्नाटका स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो आइडिया है दैट क्या होना चाहिए, और ज़्यादा वोटर टर्नआउट रेशो होना चाहिए और अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ पे बढ़ चढ़ के वोट देने आने चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर स्टेप लिया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे अब। दिस इज द सिटी पार्ट, दिस वी कैन स्किप। संडे के न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स नहीं रहते, ओपिनियंस नहीं रहते। चलिए अब यहां पे क्या हुआ है, केस लॉन्च्ड ओवर थ्रेट टू G20 वेन्यू। सो G20 का वी आर ऑलरेडी अवेयर कि G20 इंडिया इस बार का प्रेसिडेंट है और साल भर की हमारी मेंबरशिप रहती है, इसकी प्रेसिडेंटशिप रहती है और उसके लिए अलग अलग जगह मीटिंग्स हो रही है। रिसेंटली हमने देखा था मार्च में, हमने 1 मार्च को फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी मीटिंग जो होने वाली है दैट इज ऑन 9th and 10th सितंबर 2023 जो दिल्ली के प्रगति मैदान में होनी है। ठीक है। सो हालांकि ये मीटिंग किस तरीके से, बिकॉज लॉट ऑफ चैलेंजेस आर देयर, क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट, यूएस के प्रेसिडेंट, चाइनीज प्रेसिडेंट, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ऐसे बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पे आने वाले हैं। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर होने वाला है, स्पेशली कीपिंग इन माइंड जो रशिया यूक्रेन वॉर और बाकी जो डिफरेंसेस बाकी सारे वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में और रशिया के बीच में यहाँ पर चल रहे हैं। सो अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि एक केस ऐसा लॉन्च किया गया है अगेंस्ट फ्यू अनआइडेंटिफाइड पर्सन, उनके द्वारा ऐसा बताया गया और कुछ जिस पर्सन ने यहाँ पर केस लॉन्च किया उनका ऐसा मानना है कि दैट इट हैज बीन सीन दैट देयर सर्टेन पर्सन जो एक कह सकते हैं कि खराब माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग प्रगति मैदान दिल्ली में ये इवेंट यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तिरंगा को हटा दिया जाएगा और इस तरीके की बातें यहाँ पर की जा रही। और इवन इसमें थोड़ा सा जो वारिस पंजाब के चीफ, उनकी भी यहाँ पर बात की जा रही है कि उनको वो भागने में कामयाब हुए। तो इस तरीके का जो हमने देखा पूरा IGI एयरपोर्ट जो है हमारा दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पे ऐसा कुछ पर्सन्स के द्वारा देखा गया। तो उसके बाद इसके लिए जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है उनको इन्फॉर्म किया गया और फाइनली यहाँ पर क्या हुआ कि अब यहाँ पे अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स के खिलाफ यहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है और इस तरीके का काम यहाँ पे हुआ है। बेसिकली ये व्हाट्सएप ग्रुप की पूरी कहानी है, इस तरीके से पूरा चला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट अमृतपाल सिंह। बेसिकली हुआ क्या है, कैनेडा सेज इट इज फॉलोइंग डेवलपमेंट्स इन पंजाब। देखिए कभी भी हमारे देश में कुछ भी छोटे से छोटा इशू होगा तो आप हमेशा देखना कि देयर आर सर्टेन कंट्रीज, वहां पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंडिया की इमेज को टार्निश करने के लिए बार बार कोशिशें करेंगे। वैसा ही कुछ एग्जांपल अभी हमने फिर से देखा, जब अभी रिसेंटली हमने देखा अमृतपाल सिंह करके जो पर्सन है जो खालिस्तानी एक तरीके से लीडर बनना चाह रहा है और जिस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा है, तो आज उसकी स्थिति ये है कि वो भगोड़े जैसे भाग रहा है अलग अलग जगह और इंडियन गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ NSA एक्ट लगा दिया है, पुलिस ऑफिसर्स को पकड़ रहे हैं और हम अलग अलग फोटोज वीडियोज देख रहे हैं, कभी कार में, कभी बाइक पे और कभी रिक्शा गाड़ी में भागता हुआ नजर आ रहा है। सो अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये हुआ फिर हमने लंदन में पूरा इशू देखा किस तरीके से लंदन में कुछ लोग खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स, हालांकि उनकी क्वांटिटी बहुत कम है, फिर भी ये लोग वहां पहुंच जाते हैं और इवन इंडिया का तिरंगा जो है जो हॉइस्ट हो रखा था हमारे हाई कमीशन पे यूके में, उसको हटाने की कोशिश करते हैं लंदन में। फिर इंडियन अथॉरिटीज़ ने जिस तरीके से उसके लिए यहाँ पर किया और जो हमारे देश में जो यूके का हाई कमीशन है वहाँ से सिक्योरिटी हटाई और वो पूरा कंसर्न इशू हमने पहले ही समझ रखा है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि जब जब इंडिया में इस तरह का कुछ इशू होता है, स्पेशली सिख कम्युनिटी के बारे में न्यूज़ होती है, तो कनाडा उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये कि कनाडा में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो सिख कम्युनिटी का है, हमारे काफ़ी सारे भाई बहन वहाँ पे रहते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा वोट शेयर है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये लोग ऐसा बार बार करते हैं। तो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, हमने पहले भी देखा जब हमारे देश में फार्म लॉ रिलेटेड जो पूरा प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा था, उस समय भी क्या हुआ, उस समय कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर थे, अभी भी प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, तो उनके द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया जाता है कि इंडिया को ये जो अपनी प्रॉब्लम है दैट इज जो फार्म लॉ, उसको जल्द से जल्द सोचना चाहिए, इसको जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए। अब उनको कौन समझाए कि दैट इंडियन गवर्नमेंट इज केपेबल इनफ टू सॉल्व इट्स प्रॉब्लम, आप अपने देश का समझिए। और जैसे ही उन्होंने हमको ज्ञान दिया, 1 से 1.5 महीने बाद हमने देखा कि उनके देश में कुछ ट्रक ड्राइवर्स और दूसरे लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उन्होंने उनके खिलाफ वाटर कैनन्स और अलग अलग इक्विपमेंट्स का यूज कर लिया। तो ऑन वन साइड यू आर गिविंग ज्ञान टू वन कंट्री एंड ऑन द अदर हैंड यू आर यूजिंग वेपन्स अगेंस्ट योर ओन पब्लिक। आपकी ही जनता के खिलाफ कर रहे हैं, तब हम तो नहीं गए आपको ज्ञान देने। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे ये पूरा इंसिडेंट यहाँ पर आता है अबाउट कनाडा, ये अमृतपाल सिंह वाला, तो कनाडा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कुछ जो इंडियन ओरिजिन इंडियन कैनेडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने पूछा तो वो उन्होंने कहा कि हम क्लोजली पूरा इसको देख रहे हैं क्या चल रहा है पंजाब में और हम बहुत कंसर्न है यहाँ पे। देखिए कनाडा से इट इज फॉलोइंग डेवलपमेंट्स, अब उनको क्या जरूरत है डेवलपमेंट्स फॉलो करने की, क्या हमारी गवर्नमेंट केपेबल नहीं है? बट बेसिकली ये हम हर बार देखते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, और
जिस तरीके से यूएस यूके ये इश्यूज हमने देखे, खालिस्तानी प्रोटेस्ट, इवन कनाडा हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, आने वाले समय में हम देखें इस तरीके के इश्यूज देखने को मिले। बट ऐसा हमने हर बार देखा कि इंडिया की इमेज को टार्निश करने के लिए कुछ लोगों के द्वारा, मैं वापस से बोल रहा हूँ, कुछ लोगों के द्वारा, मीन्स दीज आर नियरली 100-200 पीपल, इससे ज़्यादा लोग नहीं है, बट इनका अल्टीमेट एम क्या होता है कि इंडिया की इमेज को खराब करना। बट वैसा होने नहीं दिया जाएगा बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड दोज पीपल हु आर लिविंग इन द कंट्री। वी नो एवरीथिंग कि क्या सिचुएशन है और किस तरीके से कुछ लोगों के द्वारा ये जो गलत काम किया जा रहा है उसके खिलाफ हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से एक्शन ले रही है, वो हम सब हमारे न्यूज़पेपर में और अलग अलग जगह डिस्कस कर ही रहे हैं, उसको देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन इंडिया एंड यूएस एनवॉयज मीट टू डिस्कस प्रायोरिटीज। सो यहाँ पे जो हमारे इंडिया के जो एनवॉय है यूएस में, दैट इज मिस्टर तरनजीत सिंह संधू, और अभी भी रिसेंटली जो नए अपॉइंट हुए यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, दैट इज एरिक गरसाटी, उनके बीच में यहाँ पर मुलाकात हुई और बेसिकली एक बहुत अच्छे माहौल में यहाँ पर मुलाकात हुई। और जिस तरीके से इंडिया और यूएस के रिलेशंस अगर हम पिछले कुछ समय से देखें, उनको और बेटर करने के लिए यहाँ पे कोशिशें की जा रही है। इवन दोनों देशों के जो लीडर्स हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और जो बाइडन, उनके बीच में अलग अलग फोरम्स पे जिस तरीके से मुलाकात हुई, और जिस तरीके से हम इन टर्म्स ऑफ ट्रेड की अगर बात करें, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, अलग अलग सेक्टर्स में जिस तरीके से हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और सब चीज़ें कर रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर इंडिया और यूएस के रिलेशंस के बारे में भी थोड़ा सा हाईलाइट किया। बट बेसिकली ये जो दोनों देशों के जो एनवॉयज हैं, एम्बेसडर्स हैं, उनके बारे में जो मीटिंग हुई है उनको हाईलाइट यहाँ पे किया गया। बस हमें ये पता होना चाहिए रिसेंटली इंडिया के जो यूएस के एम्बेसडर टू इंडिया कौन बने, दैट इज मिस्टर एरिक गरसाटी, ये हमें पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट न्यूज, अफ्स्पा। अफ्स्पा का मतलब होता है आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट, एरियाज फर्दर रिड्यूस ओइंग टू इंप्रूव्ड सिक्योरिटी सिचुएशंस शाह। सो यहाँ पे हमारे यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी के द्वारा इसकी जानकारी दी गई कि अब अफ्स्पा जो है, दैट इज अफ्स्पा इज बेसिकली, जैसा मैंने आपको बताया, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट। ये बेसिकली क्या करता है, हमारे देश में कुछ कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स है जो समय समय पे कहीं ना कहीं जो डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट करते हैं। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये अफ्स्पा जो है वो एम्पावर करता है जो लोकल पुलिस है जो वहाँ पे है, तो उनको वहाँ पर कि कुछ लोग अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उनके खिलाफ उनको एम्पावर करता है कि स्ट्रिक्ट एक्शन वहाँ पर लिया जा सके और उनको पकड़ के पुलिस में डाला जा सके। हमने देखा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में पहले हमने देखा कि बहुत सारी जगह हमने समय समय पर अफ्स्पा लगाया, और अफ्स्पा पूरा इसको कंट्रोल यहाँ पे होम मिनिस्ट्री के अंडर में ही आता है। वही समय समय पर कहीं ना कहीं बताता है कि किस स्टेट में एक्सटेंड किया गया है, किस स्टेट में इसको वापस किया गया है। तो पिछले कुछ समय से जिस तरीके से थिंग्स आर गेटिंग नॉर्मल, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो अब यहाँ पे काफ़ी सारी स्टेट से, जगहों से जो अफ्स्पा है उसको हटाया जा रहा है। कुछ डिस्ट्रिक्ट से भी हटाया गया था, आसाम में हमने पहले देखा था, मिजोरम में हमने देखा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसी की जानकारी यहाँ पर अमित शाह जी ने दी कि एज सिचुएशंस आर गेटिंग नॉर्मल इन लॉट ऑफ पार्ट ऑफ द कंट्री, अब हम जहाँ कुछ गिने चुने स्टेट जहाँ पे अफ्स्पा लगाए उसको भी हम धीरे धीरे रिमूव करें। दिस शोज दैट अब हमारे यहाँ पे जो हार्मनी है वो और ज़्यादा यहाँ पर होती जा रही है, और जो इशूज़ है बाय फ्यू इंसर्जेंट ग्रुप्स उनको यहाँ पर ख़त्म किया जा रहा है। That's why this statement that AFSPA areas further reduce owing to improved security situation, क्योंकि ये सिक्योरिटी की सिचुएशन अच्छी है, things are getting normal, इसी वजह से हमारे यूनियन होम मिनिस्टर जी के द्वारा ये स्टेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के बाद नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। कोविड-19 टेस्ट डाउन, नीड टू बी स्केल्ड अप, सेज गवर्नमेंट। सो पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं किस तरीके से कुछ कुछ स्टेट्स में, स्पेशली हमने डिस्कस किया था, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरला, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं हमारे देश में जिसमें कंटिन्यूस बेसिस पे, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं। तो उसी को देखते हुए रिसेंटली हमने देखा था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग यहाँ पर हेल्ड करी थी जिसमें अलग अलग नीति आयोग के मेंबर्स थे, देन कोविड टास्क फोर्स के मेंबर्स थे, यूनियन ये हेल्थ मिनिस्टर थे मनसुख एस मंडा, और बाकी सारे लोग थे। तो ऐसे में यहाँ पर एक रिव्यू मीटिंग थी, और उसको देखते हुए अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत अवेयर है, क्योंकि देयर सर्टन कंट्रीज जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं कोविड के, स्पेशली ये जो सीजनल फ्लू यहाँ पे चल रहा है, इन्फ्लुएंजा जो चल रहा है, इसको देखते हुए यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग हेल्ड करी। अब यहाँ पे क्या किया गया, हेल्थ मिनिस्ट्रीज ने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को यहाँ पर आदेश दिया है कि 9 और 10 अप्रैल को मॉक ड्रिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल बेसिकली एक ड्रिल होता है, एक आपकी तैयारी देखी जाती है कि आपके देश, आपकी पर्टिकुलर जगह, जहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, स्टेट की बात की जाए, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है, उसमें ऑक्सीजन की बात हो जाए, मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात की जाए, देन आपकी वैक्सीन की बात की जाए, ओवरऑल सिचुएशंस की बात की जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई, सारी चीज़ों का यहाँ पर जायजा लिया जाएगा, और उससे ये पता चलेगा कि हमारी प्रिपेयर्डनेस कैसी है
चाहिए विद रेस्पेक्ट टू कोविड या और ऐसी कोई सिचुएशन अगर हमारे देश में आती है। सो इसी वजह से यहाँ पे एज यू कैन सी कि स्पेशली यहाँ पर देयर सर्टेन स्टेट्स, जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे केसेस बढ़ रहे हैं, तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अर्ली यहाँ पर एक एडवांटेज लेना चाह रहे हैं कि अगर कुछ केसेस बढ़ रहे हैं तो उनको जल्द से जल्द यहाँ पे डिटेक्ट किया जाए। इसी वजह से जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी पहले बोला था कि स्टेट्स को जहाँ जहाँ पे भी केसेस बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे अपने रेस्पेक्टिव स्टेट्स में जीनोम सीक्वेंसिंग करानी चाहिए। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब होता है जिससे ये डिटेक्ट किया जा सकता है कि अगर कोविड से इन्फेक्टेड है तो ये पता चल सके कि कौन सा वेरिएंट से इन्फेक्टेड है, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे वेरिएंट्स हमने देखे, अल्फा, डेल्टा वेरिएंट, कप्पा वेरिएंट एक देखा था, देन अभी जो ओमिक्रॉन वेरिएंट देखा, ओमिक्रॉन के बहुत सारे सब लीनेजेस देखे। तो आप जीनोम सीक्वेंसिंग कराने से ये बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है कि क्या सिचुएशन है और कैसे इसको यहाँ पर केटर किया जा सकता है और क्या मेडिकेशन यहाँ पे दिया जा सकता है। सो दैट्स वाई ये पूरा बताया गया कि किस तरीके से एक मॉक ड्रिल होगी, नॉट 9th and 10th of April बट बेसिकली 10th and 11th of April यहाँ पे लिखा भी है एज यू कैन सी। That the health ministry directs the states to take stock of medicine, ICU beds, medical equipment, oxygen cylinders and vaccination. It plans a nationwide mock drill on 10th and 11th of April. चलिए आगे बढ़ते हैं। Then India's first cable state railway bridge nearing completion. So as we are already aware, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है यहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा फोकस है यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे एसेट का क्रिएशन हो। इन द सेम वे हम अलग अलग जगह देख रहे हैं। इवन रिसेंटली अगर आप बजट भी देखो, उस बजट में भी हमने देखा था कि इस बार का जो मतलब नेक्स्ट ईयर का जो बजट रहेगा, हमारा एस्टिमेट जो है, जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जी ने यहाँ पर प्रेजेंट किया था, फिफ्थ टाइम जो बजट प्रेजेंट किया, उसमें भी ऐसा आया कि पहले जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था उसका बजट अगर पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें दैट वॉज 7.5 लाख करोड़, बट उसको 33% बढ़ा के अब 10 लाख करोड़ कर दिया गया। दैट क्लियरली शोज कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे पुश कितना हमारी गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ रोड्स, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, एवरीथिंग। अब यहां पे क्या हुआ है, इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर में यहाँ पे बनाने की बात हो रही है और ये काफ़ी समय से इसका काम चल रहा है और 400 करोड़ का पूरा इसका कॉर्पस है। बट कुछ समय हमने देखा था कि जिस तरीके से, क्योंकि काफ़ी हाइट पे बनाया जा रहा है तो जब यहाँ पे तेज़ हवाएं चलती तो काम रोक दिया जाता है, इस वजह से बहुत डिले यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। बट अब जिस तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है, डेंजरस विंड्स यहाँ पे बता रखा है कि किस स्पीड से यहाँ पे विंड चलती है और कितने करोड़ का एक कॉर्पस है। बट हाँ, ये बेसिकली कहाँ पे बनाया जा रहा है, दैट इज इन अंजी खड़ ब्रिज विच इज इन राइजी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू। और ये एक रेलवे ब्रिज है और किससे कनेक्ट करेगा, कश्मीर को जम्मू से करेगा और रेस्ट ऑफ इंडिया को धीरे धीरे यहाँ पे कनेक्ट करेगा। कौन सा, ये पर्टिकुलर ब्रिज, एक बहुत खूबसूरत ब्रिज यहाँ पे बनाया जा रहा है एज यू कैन सी, और बिल्कुल पहाड़ों में, वादियों में यहाँ पे ये बन रहा है और इसकी जो हाइट है दैट इज 1086 फीट पे ये बनाया यहाँ पे जा रहा है। सो इसका ओवरऑल जो डिस्टेंस है उसको भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया। बट हाँ, बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका क्रक्स ये है कि इससे हम हमारा देख रहे हैं किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत अच्छा और डेवलप यहाँ पे होता जा रहा है। इसको पढ़ सकते हैं आप। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ब्रिटेन 9 पार्टनर्स ट्रेन यूक्रेन मिलिट्री रिक्रूट्स। सो यहां पे बात की जा रही है, दैट इज, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट इज ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स? So, Operation Interflex is a part of the UK's commitment of 2.3 billion euros for military aid and support to Ukraine. The 5-week course is being undertaken at 4 locations across the country. So यहाँ पे ये बात रशिया यूक्रेन वॉर की हो रही है और रशिया यूक्रेन वॉर में यहाँ पे यूके ने इसको इनिशिएट किया है। क्या नाम रखा है, ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स। उसमें देयर आर अदर 9 कंट्रीज आर देयर, जिसका नाम भी हम देखेंगे कौन कौन सी कंट्रीज, कनाडा, न्यूजीलैंड, लॉट ऑफ कंट्रीज आर देयर, 9 कंट्रीज आर देयर। अब ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली यूक्रेन के जो सिविलियंस है उनको यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक तरीके से उनको एक तरीके से इस सिचुएशन में अडेप्टेबल बना रहे हैं कि वो एक तरीके से सोल्जर्स की तरह काम कर सके, क्योंकि आपकी आर्मी जो है वो एक लिमिटेड होती है, बट जिस तरीके से यहाँ पर वॉर हो रहे हैं तो लोगों को किस तरीके से तैयार किया जा सके, इसी वजह से यूके और बाकी सारी कंट्रीज के द्वारा इसको इनिशिएट किया गया, दैट इज ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स। अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती है, that is Canada is there, New Zealand, Australia, Norway, Denmark, Finland, Sweden, Lithuania and the Netherlands. These 10 countries including UK are 10 countries जो यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं और पूरी ट्रेनिंग यहाँ पे दे रहे हैं और 2.3 बिलियन यूरोस का यहाँ पे कॉर्पस दिया गया है, जहाँ पे 5 हफ्ते की ट्रेनिंग यहाँ पे अलग अलग लोगों को, यूक्रेनियन सिविलियंस को यहाँ पे दी जा रही है ताकि वो और ज़्यादा यहाँ पे प्रिपेयर हो सके। और ये कोई नई स्कीम नहीं है, ये मतलब कहीं ना कहीं प्रिपेयर्डनेस नहीं है, पहले इसको स्टार्ट कर दिया गया था लगभग अगस्त में और उसके पहले भी इसकी बात थी और यूके ने अपने कमिटमेंट्स में इसमें बताया भी था कि हम डेफिनेटली करने वाले हैं और उसी को यहाँ पे रिगरसली यहाँ पर किया जा रहा है।
और ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे पता होना चाहिए। हमने काफ़ी सारे ऑपरेशंस देखे, ऑपरेशन यहाँ पे कीव देखा, गंगा देखा, तो काफ़ी सारे ऑपरेशंस देखे और ऐसे में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन पाकिस्तान कोर्ट सेंटेंसेस मेंट टू डेथ फॉर ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का कानून हमारे भारत देश में नहीं है। ब्लास्फेमी का मतलब होता है एक ऐसा कानून है ब्लास्फेमी जहां पे अगर किसी पर्सन के द्वारा किसी रिलीजन के खिलाफ अगर बोल दिया जाता है तो उसको यहां पर इवन सेंटेंस टू डेथ भी दिया जा सकता है। और ऐसी कुछ सिचुएशन हम हर कुछ समय समय में देखते हैं कि पाकिस्तान में होती रहती है। और वैसा ही एक केस आया है पाकिस्तान में जहां पे पाकिस्तानी कोर्ट ने एक पर्सन पे जिसपे एलिगेशंस थे कि उसने व्हाट्सएप ग्रुप में बेसिकली क्या किया है, ब्लास्फेमियस कंटेंट यहां पर पोस्ट किया है, उसकी वजह से अब उसको डेथ सेंटेंस यहां पे कोर्ट के द्वारा दे दी गई है। ये सिचुएशन अभी पाकिस्तान में यहां पर है। तो ब्लास्फेमी के बारे में हमें पता होना चाहिए। और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, हमने पहले भी देखा एक श्रीलंकन ऑफिशियल थे जो पाकिस्तान में जॉब कर रहे थे, उनके द्वारा ऐसा कुछ लोगों के द्वारा एलिगेशंस लगा दिए गए थे कि ऐसा किया जा रहा है। तब उसके बाद हमने देखा था कि बहुत सारे लोग उनके पीछे पड़ गए थे और इवन उनको मार दिया गया था। Then the last two news. So what the first news is, why did India reject Johnson and Johnson's पेटेंट ऑन टीबी ड्रग? सो यहाँ पे हालांकि इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, आप इसको और इलेबोरेटली पढ़ सकते हैं। हमने 2 से 3 दिन पहले जो न्यूज़पेपर एनालिसिस किया था लगभग आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 21 या 22 ऑफ मार्च का, उसमें हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि बेसिकली हुआ क्या है कि टीबी का एक ड्रग जो है जो जॉनसन एंड जॉनसन यहाँ पे बनाता है, बर्क्वेन इसका नाम है, उस ड्रग को क्या किया है, उसका जो टेन्योर था पेटेंट मींस एक इनोवेशन होता है जो रजिस्टर कराना होता है अंडर द इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970। तो अब यहाँ पे क्या हुआ था, जॉनसन एंड जॉनसन ने जो पेटेंट अथॉरिटीज है, क्योंकि उनका जो उसका जो लाइसेंस था, उसका जो इनोवेशन था, उनका पेटेंट जो था वो जुलाई 2023 में खत्म हो रहा था, उसको रिन्यू कराने के लिए गए थे। बट यहाँ पे जो इंडिया की पेटेंट अथॉरिटी है उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। उन्होंने बोला कि बेसिकली इसमें कुछ नया नहीं है। फर्स्ट थिंग इज कि इससे एक मोनोपोली क्रिएट हो रही है क्योंकि दूसरे ऑप्शंस नहीं है, और सेकंड चीज जो सबसे बड़ी है कि इसमें कुछ इनोवेशन नहीं है। जो आपकी जो टैबलेट्स है इसमें बेसिकली आपने क्या किया है, कुछ डेरिवेटिव्स को, कुछ शुगर कंपोनेंट्स का एक मिक्सचर बना दिया है, और इस ये जो पूरा एक मेडिकेशन इसको लगभग $400 पे यहाँ पे बेचा जा रहा है, जो एक लगभग 6 महीने का टेन्योर है। तो जिस तरीके से हमने ऑलरेडी एम बना रखा है कि 2025 तक हमें हमारे देश में टीबी को पूरा एलिमिनेट करना है, तो ऐसे में एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे जेनेरिक मेडिसिन और कुछ दूसरी फार्मा कंपनीज भी अपनी वैक्सीन या अपनी टैबलेट्स यहाँ पे बना सकती है अगेंस्ट फाइटिंग दिस टीबी, जो एक बहुत अपने आप में डेडली डिजीज यहाँ पर हो जाती है। अभी तक एक हेजेमनी थी, एक मोनोपोली थी जॉनसन एंड जॉनसन की इंडियन मार्केट में, क्योंकि ये जो बर्क्विन, ये जो टैबलेट्स है ये केवल इन्हीं के द्वारा सेल की जा सकती थी। बट क्योंकि यहाँ पर इंडियन पेटेंट अथॉरिटीज को पता चला कि इसमें किसी भी तरीके का कोई इनोवेशन नहीं है, बस एक मिक्सचर है शुगर्स और डेरिवेटिव्स का, इसी वजह से अब उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं इनिशिएट नहीं किया जा रहा। और अब इसी वजह से यहाँ पे लिखा है कि इंडिया ने यहाँ पर क्यों रिजेक्ट किया है और इसका क्या इंपैक्ट यहाँ पर आने वाला है, और जो मोनोपोली है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी ऑफ जॉनसन एंड जॉनसन इन द इंडियन मार्केट। देन नेक्स्ट न्यूज, शुड इंडिया वरी अबाउट राइजिंग केसेस? सो पिछले कुछ समय से, अभी हालांकि हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर लिया कि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कंटिन्यूस बेसिस पे कोविड के केसेस हमारे देश में बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियन हेल्थ अथॉरिटीज ऑलरेडी यहाँ पर बहुत अवेयर है और काफ़ी कोशिशें की जा रही है कि जहाँ जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं उनकी प्रॉपर ट्रैकिंग हो। स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, सबको यहाँ पर निर्देश दे दिए गए, इवन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एज वेल यहाँ पे बहुत काम किया जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, बट एक टेंशन वाली बात यह है कि हमारे देश में बूस्टर डोज जो है उसका जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। लगभग हमने रिसेंटली न्यूज़पेपर में ही एक डेटा डिस्कस किया था कि लगभग 27% लोगों ने ही हमारे देश में अभी तक बूस्टर डोज लगाया। तो इसी वजह से बूस्टर डोज को बढ़ाना और कहीं ना कहीं जो जहाँ पे केसेस जहाँ पे बढ़ रहे हैं उसकी प्रॉपर ट्रैकिंग करना, वहाँ पे पूरा ऑक्सीजन सप्लाईज और पूरा मेडिकेशन देखना, और जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराना, ये स्टेट की और यूनियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। उसके साथ साथ एट एन इंडिविजुअल लेवल हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई पर्सन कोविड से इन्फेक्टेड है या उसे लग रहा है तो जल्द से जल्द आइसोलेट हो और जो प्रॉपर मेडिकेशन है गवर्नमेंट अथॉरिटीज को बता के वो ले, और अगर उसमें अगर सिम्टम ज्यादा है तो डेफिनेटली जीनोम सीक्वेंसिंग करा के ट्रैकिंग यहाँ पर करी जाए। बट किसी भी तरीके से वरीयसम सिचुएशन नहीं है, बट हाँ अगर हम अवेयर नहीं रहेंगे तो सिचुएशन खराब हो सकती है। इसी वजह से यहाँ पे शुड इंडिया वरी होने की सिचुएशन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट डेफिनेटली हमें अवेयर रहने की यहाँ पे आवश्यकता है। यही चीज को इंडियन गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर हाईलाइट किया है। चलिए, so herein I conclude with today's session. I hope the session was insightful. If you like the video, do hit the like button. If you have any suggestion for us, do let us know in the comment section of this video. That's all from my side. Thanks for watching.